नमस्कार, स्वागत है आपका इस दिवाली विशेषांक में। आवाज़ अड्डा का आज ये खास शो हमने दिवाली के मौके के लिए रखा और जिसका नाम आप देख ही रहे, निवेश कलश और वेल्थ क्रिएशन कैसे हो, इस पे बातचीत होगी। हम लोग दिवाली के मौके पर माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और एक कामना करते हैं कि सभी का जीवन सुखमय हो, समृद्धि हो, स्वस्थ रहें सब लोग और उत्तरोत्तर उन्नति की ओर हम लोग बढ़ें। तो हर साल हम लोग इस तरीके के जो शोज़ हैं उस पे ये समझाने और सिखाने की कोशिश करते हैं कि आप अपने जीवन में कैसे अपने लिए समृद्धि लेके आएँ। समृद्धि का मतलब उसका बड़ा विस्तृत रूप होता है, उसका एक हिस्सा होता है कि आप वेल्थ क्रिएट करें, क्योंकि वेल्थ जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल के युग में और ज़्यादा महत्व उसका बढ़ जाता है। तो ये वेल्थ क्रिएशन के तरीके क्या हो सकते हैं, कैसे आप अपने एलोकेशंस करें, क्या खरीदें, कैसे खरीदें, आपका सेंटीमेंट क्या होना चाहिए, आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा अपना बीपी ना बढ़ाएं रोज़ सुबह उठ के, ये सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश हम करते हैं इस खास शो में जो हम दिवाली के मौके पे करें। तो आप सबको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं और इसी पे आज हम बातचीत करेंगे। हमारे 4 बहुत ही दिग्गज मार्केट के एक्सपर्ट हैं जिन्होंने अपने जीवन का बहुत ज़्यादा समय इस चीज़ पे लगाया है और जो कुछ उन्होंने सीखा है, मतलब 20 साल में, 30 साल में, वो हम आपको 40 मिनट में सिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा तो लेवरेज आपको यही मिल गया कि जो चीज़ उन्होंने 30-40 साल में सीखी वो आपको मैं 40 मिनट में सिखवा रहा हूँ। तो मतलब एक तरीके से दिवाली गिफ्ट आपके लिए पहला तो यही हो गया है। तो मैं आपका परिचय करा दूँ किनसे आज हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ हैं, हमारे स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हुए हैं अभय अग्रवाल सर। नमस्कार। और आपने नाम सुना होगा, पाइपर सेरिका एक बड़ा फंड हाउस चलाते हैं, कई सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं और अक्सर हमारे साथ ये जुड़ते हैं। इसके साथ ही निर्मंगल इंस्टीट्यूशन इक्विटीज़ के CEO राहुल अरोड़ा जी हमारे साथ हैं। आप सब इनसे भी बहुत परिचित होंगे और एक लंबा समय इन्होंने मार्केट में गुजारा है और अक्सर हम लोगों से आइडियाज़ पे बहुत हम लोग चर्चा करते हैं। प्रकाश दीवान सर हमारे साथ हैं। परिचय बस इतना समझ लीजिए कि बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक पिकर हैं और बड़े गजब के आइडियाज़ ढूंढ के लाते हैं और फिर वो बढ़िया तरक्की करते हैं यहाँ पे। इसके साथ ही एनसिट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह हैं, मित्र हैं, अमेरिका में रहते हैं और मैं इनको बहुत सुबह सुबह परेशान भी करता हूँ कि आइए हम लोग जुड़िए। तो आज हमने सोचा कि वेल्थ क्रिएशन के मौके पर विदेशी अनुभव भी साथ में होना चाहिए। अमेरिका ही आजकल सब कुछ, जो भी कांड कोट अनकोट हो रहा है, सब वहीं से हो रहा है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को और आपके सभी शुभचिंतकों को। तो ये देखिए चारों हमारे लोग आज सब एकदम एथनिक अटायर में है ना, कुर्ते उर्ते और सब दिवाली का मौका। प्रकाश जी देखिए मुस्कुरा रहे हैं। प्रकाश जी मुंबई में है कि कहीं बाहर? नहीं, घर आया हूँ अभी तो। अच्छा। तो मुंबई से बाहर आना पड़ा। मुंबई में रह के फिर दिवाली में सिर्फ आप रोड पे एक जगह से दूसरी जगह समय निकाल देते। तो प्रकाश जी को पकड़ना हो ना तो जब भी फोन को, अरे मैं तो लंदन में हूँ, ये अक्सर हमारे साथ होता है। तो पता लगा अच्छा ठीक है वापस आइए और पता नहीं साल में बहुत लंबे समय तक कुछ हमको पता करना पड़ेगा, लंदन में कुछ चक्कर है इनका, अक्सर लंदन में पहुंच जाते हैं। अनुराग जी तो खैर पता, अनुराग जी इंडिया नहीं आते क्या? आप कितने सालों से हम लोग शो कर रहे हैं और आप भारत आइए, मुंबई में देखिए आप क्या तरक्की हो रही है यहाँ पे। हम लोग यहाँ से नीरज जी, हाँ अभी मुझे करीब 5 साल तो हो गए इंडिया नहीं आए हुए। सो कोविड में प्लान किया था बट आई थिंक कुछ प्लान डीरेल हो गया। बट प्लान बनाइए। बिल्कुल। और राहुल और अभय जी तो हमारे मुंबई का हमारे साथ ही रहते हैं, साथ में रहते हैं आपके एकदम एकदम। अभय जी का तो घर भी हमारे ऑफिस के बिल्कुल स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस। हाँ, मेरे घर से दिखता है मुझे क्या होता रहता है यहाँ पे सब। अच्छा, मुझे आलिया आपको कभी बुलाना शुरू में बहुत जोर से चिल्लाऊं तो पहुंच जाएगी? आपके पास तो पहुंच जाएगी और किसी के ना पहुंचे आपकी पहुंच जाएगी। वहीं से बुला लेंगे हम आपको। तो चलिए हम लोग वेल्थ क्रिएशन की कुछ बातचीत करते हैं, ऐसे ही चटपटी बातें, और आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में सीरियस बात करेंगे, हल्के फुल्के अंदाज में। तो अभय सर, हमारी कोशिश है, हम लोगों को ये सिखाना चाहते हैं कि वेल्थ क्रिएशन किया जाए जी, पैसे बनाए जाए लोगों के और लोगों को समृद्ध बनाया जाए। तो वेल्थ क्रिएशन का एक सबसे ज़रूरी फार्मूला क्या है? सर मेरे एक्सपीरियंस से, सिर्फ पढ़ी लिखी बात नहीं पर एक्सपीरियंस है, जो मैंने अनुभव किया है वो है पेशेंस, धैर्य। क्योंकि जो वेल्थ क्रिएट होती है वो एक सीधी लाइन में क्रिएट नहीं होती है, उसमें उतार चढ़ाव रहेगा।
जहाँ भी आपको वेल्थ क्रिएट करनी है आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, विदाउट रिस्क वेल्थ क्रिएट होगी नहीं, और वो रिस्क की वजह से वो उतार चढ़ाव ऐसा रहेगा, पर उसका जो ट्रेंड है वो ऐसा ही ऊपर ही जाएगा। तो उस डरना नहीं चाहिए ऊंचाई और जो नीचे ग्राफ ऊपर नीचे हो, तो धैर्य से जितना होल्ड करें। आप देख लें लैंड है जैसे एक एसेट, वो लोग लेके भूल जाते हैं क्योंकि उसको आप डेली ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, तो वो वेल्थ क्रिएट करता है। उसी तरह इक्विटी है, आपको इक्विटी में इन्वेस्ट किया, लंबे समय तक इन्वेस्ट रखें, वेल्थ वहीं से सर मेरे एक्सपीरियंस से धैर्य से ही क्रिएट होती है। पेशेंस रखिए, पेशेंस बहुत जरूरी है, इट विल पे यू। यस, धैर्य, धैर्य एक बड़ा फार्मूला ये है। राहुल, आप तो चूंकि इंस्टीट्यूशनल में हैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते होंगे जो लोग, ये जो अभी अभय जी बता रहे थे ना कि आरे की धार की तरह ऊपर नीचे होते रहता है, वो लोग इसको डेली बेसिस पर डील करते होंगे। आपके हिसाब से वेल्थ क्रिएट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है धैर्य के अलावा? नीरज जी, पहले तो आपको, आपके परिवार और आपकी टीम को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आई थिंक क्योंकि धैर्य की बात हो रही है, मैं कहूँगा डिसिप्लिन, क्योंकि ये एक तरफ से हैंड इन हैंड जाते हैं। आई थिंक जब आप मार्केट में आते हैं आपकी एक फिलॉसफी होती है। अक्सर क्या होता है कि प्राइस वॉलेटिलिटी की वजह से आप उस थीसिस को भूल जाते हैं। तो आई थिंक एक तरह का जो डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप मार्केट में क्यों आए हैं, आपको किस तरह के रिटर्न्स चाहिए और आपकी थॉट प्रोसेस क्या है। तो प्राइस वॉलेटिलिटी की वजह से वो ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। इफ यू कीप द प्रोसेस गोइंग, जैसे हम क्रिकेट में बोलते हैं कि कुछ हो सकता है कि कुछ बारियां आपके हिस्से ना जाएं, लेकिन अगर आपका प्रोसेस सही है तो शतक जरूर लग जाएगा। तो आई थिंक वो एक जो डिसिप्लिन, हम जो थॉट प्रोसेस होता है जिससे आप आते हैं अलॉन्ग विद पेशेंस, आई थिंक वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और वो प्राइस वॉलेटिलिटी के चलते आपको भूलना नहीं चाहिए। यानी पर्सनल बायस कम से कम क्या रखना नहीं चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए, मेथड को फॉलो करना चाहिए और डिसिप्लिन के साथ आपको ये काम करना चाहिए। प्रकाश सर, क्या पैसा बनाना इतना मुश्किल है क्या? देखिए, दो चीज़ें हम करी तभी से, एक तो धैर्य रखना है, प्रोसेस फॉलो करना है, अब आपको कुछ और जोड़ दीजिए इसमें, वो भी कर रहे हैं हम। नहीं, सो आई थिंक नीरज भाई, इन्होंने जैसे बताया, मैंने और राहुल ने, बिल्कुल ये देखिए, पैसा बनाना एक्चुअली मुमकिन है, आसान है, और बहुत ही आपके विद इन रीच है। हम लोग उसको ना ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। और आप देखिए, जितने दिग्गज निवेशक आपने हिस्ट्री में देखे हैं, उसमें से बहुत कम ऐसे होंगे कि जिनको कोई फॉर्मल एजुकेशन इस फील्ड में लेने की जरूरत पड़ी है। ज्यादातर लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से, जैसे अभी देखा, एक चीज एकेडमिक होती है कि थियोरेटिकल है कि भाई आप ये करिए, लेकिन जो एक्सपीरियंस से आप सीखते हैं, उस लिहाज से अगर आप देखें तो मैंने जो गलतियां की थी, वहां से मैं अगर कोई सारांश निकालूं तो ये है कि इन्वेस्ट करने में जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जल्दबाजी, मेरा मतलब ये है कि हम लोग क्या है ना कि शॉर्टकट ढूंढते हैं इन्वेस्टमेंट के। किसी ने कह दिया, किसी को सुनते हुए हमने बात करते हुए सुन लिया, कहीं हमने पढ़ लिया, और हमको जल्दबाजी ये हो जाती है कि यार ये निकल ना जाए। और खास करके सुनने या लिखने, पढ़ने के बाद अगर स्टॉक थोड़ा सा चलना शुरू हो गया तो बस फिर आपसे रहा नहीं जाता, आप पहले कूदते हैं। मतलब फर्स्ट इन्वेस्ट देन इन्वेस्टिगेट वाला मामला होता है, जबकि होना उल्टा चाहिए। तो आप ऐसे ये ना, जो जैसे इनिशियली हम लोग के पास पैसे नहीं थे तो हम लोग एक डमी बुक रन करते थे कि भाई अगर ये स्टॉक मैंने आज ले लिया तो इसको मानिए कि मैंने इसमें लाख रुपए लगा लिए, तो अब लाख रुपए कैसे ग्रो हो रहे हैं ओवर द मंथ्स, ओवर द क्वार्टर्स, ओवर द ईयर्स, ये आप ट्रैक करिए। तो आपकी जैसे ही आपका थोड़ा सा उसमें ट्रैकिंग पोजीशन बन जाएगी तो आप सीखना शुरू कर देंगे। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, बड़ा पैसा पहले दिन लगाने की कोई चेष्टा नहीं करनी है, और एवरेजिंग ऑन द वे अप भी होती है। ये हम लोग नहीं समझ पाते। इसके आगे भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे, जो तकनीकी तौर पे क्या गलतियां हम लोग करते हैं या आमतौर पे आदमी करता है, कि हम लोग एवरेज करने की कोशिश करते हैं जब नीचे जाता है। नीचे जाए तो एवरेज तो ठीक है, करें, आप ऊपर भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि आपका थीसिस चल रहा है और जिस हिसाब से आपने उम्मीद करी थी इस प्रकार से चीजें आ रही है, तो उसमें और कन्विक्शन बढ़ता है। सो एवरेजिंग ऑन द वे अप भी पॉसिबल होता है, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। और एक चीज याद रखिए कि जो धैर्य से रिलेटेड है, कि बेचने की जल्दी वो जो होती है, सबसे ज्यादा नुकसान मार्केट में गलत चीज लेने पे नहीं होता। चीज सही भी आपने ले ली, सही दाम पे ले ली, फिर भी आप जल्दबाजी करके निकल जाते हैं। तो ये जल्दबाजी घुसने की और जल्दबाजी निकलने की, ये दोनों जो है
इसको काबू में कैसे लाना है, अपने आप को कैसे थोड़ा सा स्थिरता अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कैसे लाना, अपने सहजता से कैसे उसको समझना, आई थिंक दैट डिसिप्लिन विल रियली हेल्प। तो तीसरा डिसिप्लिन मिल गया। अनुराग, ये आप तो अमेरिका में रहते हैं और हम लोगों ने यहाँ भारत अमेरिका सब जगह देखा है कि जो बहुत फिल्दी रिच हुए हैं, बहुत पैसा जिन्होंने बनाया, वेल्थ क्रिएट की है, वो कोई स्कूल ड्रॉप आउट होता है या किसी ने बीच में पढ़ाई छोड़ दी, ये तो क्या जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स फॉलो करके हम अपना नॉलेज एक्वायर करते हैं वो कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल है नॉइस को कट करते हुए? हाँ नीरज जी, तो देखिए, जो सुपर नॉर्मल वेल्थ क्रिएट होती है ना नीरज जी, वो होती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग से, और आपका तकरीबन जिसको बोलते हैं कन्विक्शन, करेज, कन्विक्शन, कैश। तो नीरज जी, करेज, कन्विक्शन इंपॉर्टेंट है, लोग ले भी आते हैं, कैपिटल नहीं होता। मेरा ये मानना है नीरज जी कि बड़ी वेल्थ बड़ी कैपिटल से बनेगी, वो ग्रेजुअली आप इकट्ठी कर पाएंगे, एक साथ नहीं कर पाएंगे, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर लोगों का क्या होता है नीरज जी कि एक तो उनका बकेट लीकी होता है। लीकी बकेट से मेरा कहने का मतलब ये है कि उनका 90% कैपिटल कहीं बड़े एक स्टेबल जगह पे इन्वेस्टेड होता है जहां पर कोई रिटर्न्स नहीं आते। मोस्टली वो रियल एस्टेट, उनका खुद का मकान या और कंजम्पशन ड्रिवन चीजें। लेकिन 10% स्टॉक मार्केट में डालेंगे और वहां सोचेंगे अब हम यहां से 25%, 40% का रिटर्न कमा लें। आई थिंक ये आपको, कोई भी जो ज्यादा वेल्थ बनाना चाहता है उसने ये रियलाइज किया है कि एक पॉइंट के बाद आप 90% पैसे को डेड मनी लॉक करके 10% पैसे से रिच नहीं बन सकते। मेरे हिसाब से नीरज जी, कैपिटल सबसे बड़ी सक्सेस का लिवर है। और इसका मतलब ये है कि देखिए, 10,000 रुपए का डबल तो 20,000 रुपए होगा, लेकिन $1 मिलियन का डबल $2 मिलियन होगा। आप डबल ही कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ $1 मिलियन कमा रहे हैं, एक तरफ सिर्फ 10,000 रुपए ही कमा रहे हैं। कैपिटल सबसे बड़ा सक्सेस फैक्टर है नीरज जी। हम इस पे और चर्चा करेंगे कैसे हुआ, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग और शेयर करेंगे। बट आई थिंक इस पर ध्यान दें कि आपके पोर्टफोलियो में डेड वेट्स अगर हैं तो आप 10% से अमीर नहीं बन सकते। ये बड़ी अच्छी आपने अभी 3 C's बताई है ना, करेज, कन्विक्शन और कैश। बिल्कुल। ये तीनों बहुत जरूरी हैं। अच्छा, एक हम लोग जब पूरी इन्वेस्टिंग जर्नी में, तो आप ही लोगों से मैंने सुना है कि एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका भी जिक्र अनुराग एक्चुअली कर ही रहे हैं। ये कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि अरे मैंने तो एक शेयर लिया और वो 10 गुना हो गया, मल्टी बैगर। तो मन में आता है यार ये तो अरबपति हो गए होंगे। बाद में पता लगा उन्होंने 100 शेयर ही लिए थे और रुपया भी 10,000 बना पाए। बिल्कुल। तो ये जो एक बड़ी कॉमन गलती है जो इन्वेस्टर करता है कि एलोकेशन, जैसे अनुराग ने कहा कि आपका कन्विक्शन होना चाहिए कि ये स्टोरी, ये थीम, ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो फिर उसमें एलोकेशन आप उसी हिसाब से करें। लेकिन इसके लिए वो करेज नहीं होता कि यार करें कि ना करें, सब पैसा एक ही। अच्छा, इसमें थ्योरीज चलती, सब पैसा एक जगह मत डालना, तो ये कैसे डिसाइड करें? नहीं सर, इसमें हो जाता है अगर, क्योंकि करेज कहाँ से आएगा? करेज आएगा कन्विक्शन से, कि आपने कुछ चीज़ को समझा है, या तो आप उसके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, आप उस इंडस्ट्री से हैं, जिस इंडस्ट्री का आपको स्टॉक दिख रहा है, आपको पता चल रहा है ये कंपनी बहुत अच्छी है, मेरी इंडस्ट्री की है। आप फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, आप समझ रहे हैं ये बैंक बहुत अच्छा कर रहा है, ये NBFC बहुत अच्छी कर रही है। तो अगर वो कन्विक्शन है तो फिर करेज अपने आप आ जाएगा। पर अगर करेज नहीं है, क्योंकि आपको मालूम नहीं, कहीं सुनी बात है, आपने सुन ली कि किसी ने बोल दिया, तो आप ले रहे हैं, तो कन्विक्शन के लिए अपना रिसर्च बहुत ज़रूरी है। और प्रॉब्लम ये है कि एक आम इन्वेस्टर है, उसके पास ना इसका समय है कि वो अपना रिसर्च कर ले, सब कर ले। तो या तो वो सिर्फ ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिनके बारे में वो समझ सकते हैं, जो उनके सेक्टर से हैं, जिसमें वो काम करते हैं, या फिर वो एलोकेट ऐसी जगह करें जहाँ पे कोई फंड मैनेजर है जो उनकी तरफ से काम कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, जिसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। मेरे हिसाब से वेल्थ क्रिएशन का इन इक्विटी मार्केट, ये 2 तरीके हैं जिससे कन्विक्शन आ सकती है। नहीं तो कन्विक्शन नहीं आएगी, और कन्विक्शन नहीं आएगी तो पूरा करेज नहीं आएगा। आपकी बात एकदम ठीक है, अच्छा स्टॉक लोग लेते हैं, कोई कहेगा कि मैंने टाइटन लिया था 10 रुपये पे, कोई कहेगा मैंने बजाज फाइनेंस लिया था 12 रुपये पे। पर आपकी बात एकदम ठीक है, वो मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब लिए कितने थे? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है।
तो आइडिया अगर अच्छा मिले तो फिर उसमें एलोकेशन बढ़ा, ये एक बहुत बड़ी चीज़ को हम और एक्सप्लोर करेंगे भी। अनुराग के पास चलेंगे तो अनुराग, ये जो सवाल है एलोकेशन बढ़ाए, आइडिया अच्छा ढूंढें, इसके लिए कोई फार्मूला है क्या, कोई तरीका है क्या? हाँ नीरज जी, देखिए, बिफोर वी कम टू द फॉर्मूला, एक चीज को ना हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो ये कि हमें लगता है कई बार कि 15% रिटर्न कुछ नहीं है। हाँ, 15% कंपाउंडिंग 30 साल तक लगातार अगर हम करें तो 100x मिल जाता है, 31-32 साल में मिल जाता है। देखिए, तो 15x की कंपाउंडिंग स्टोरी भी अगर आपको मिल रही है 32 साल तक, तो आप 100x पे पहुंच जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर आप मतलब 1 करोड़ से शुरू करें तो आप देखिए 100 करोड़ पे पहुंच सकते हैं। ये फिगर इटसेल्फ आपको बता रहा है कि इवन 15% फॉर 32 इयर्स लगातार डिफिकल्ट रिटर्न है, राइट? तो एक तो उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। अगर आप रीजनेबल कैपिटल एलोकेट कर पाते हैं और 15% रिटर्न निकालना, देखिए उसके लिए आपको इतनी रिसर्च नहीं करनी कि आपने कोई ऐसा हीरा ढूंढना है जो कि और किसी को पता ही नहीं है। बिल्कुल ट्राई टेस्टेड स्टोरीज में आप चल सकते हैं, एनुअली पोर्टफोलियो को रिव्यू कर सकते हैं, और 15% कैगर अगर आपका ऑब्टेन होता है तो देखिए 20 साल में भी आपका रिटर्न सब्सटेंशियली हो जाएगा, 30 साल में तो 100x हो जाएगा। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा अगर हम गोल ढूंढने जाते हैं तो फिर हम मोर गैम्बलिंग की तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं रादर देन सीरियस इन्वेस्टिंग। नीरज जी, राहुल, कॉमन सेंस ज़्यादा काम करता है या बहुत डीप रिसर्च, एकदम घुस के इतनी ज़्यादा रिसर्च कर ली कि थोड़ा कंफ्यूज भी हो गए, या एकदम सिंपल, इन्वेस्टिंग इज सो सिंपल, आप कॉमन सेंस लगाइए, 10-15% के CAGR वाले स्टॉक देख लीजिए 15-20 सालों में कौन ग्रो कर रहा है, किसका देश भर में चल रहा है, चैनल चेक कर लीजिए, तो ये वाला ज़्यादा सही रहता है कि। अच्छा, एक चीज़ मैं आप सब लोगों से कहूँगा, ये देखो, हम लोग हमारे शो को ना कई लोग ऐसे भी देख रहे होंगे जो 40-45 साल के हैं, वो 30 साल वाली थ्योरी उनको जमेगी नहीं, उनको 10-15 साल वाली भी थ्योरी बताइएगा। बताइए राहुल। तो नीरज जी, अक्सर कहा जाता है कि कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन थिंग व्हेन यू आर ट्राइंग टू अप्लाई टू वेरियस पार्ट्स ऑफ लाइफ। लेकिन जैसे आपने भी कहा, और मैं अनुराग जी से काफी हद तक सहमत हूँ, लेकिन ये इतना इजीली रेप्लिकेट नहीं हो सकता। आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ही देख लीजिए, आप लंबे ड्यूरेशन की बात करते हैं, मल्टी बैगर्स की बात करते हैं, 5 साल पहले क्या पोर्टफोलियो थे और आज क्या पोर्टफोलियो, आपको बहुत ज्यादा चर्न दिखेगा। इनफैक्ट आज की डेट में भी, क्योंकि प्रेशर इतना हो गया परफॉर्मेंस का कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खुद एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर स्टार्ट बेंचमार्किंग द रिटर्न। सो while in theory it is correct to say you buy a stock और उसको लंबे ड्यूरेशन तक उसको होल्ड करके रखिए, और कुछ उदाहरण की आपने बात भी की, जैसे टाइटन वगैरह, बजाज फाइनेंस की, थ्योरेटिकली अच्छा होता है, लेकिन इट इज नॉट एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जब 2011 या 12 में मारुति की जब स्ट्राइक हुई थी, उस वक्त मारुति का भाव कुछ 3,500-4 हजार रुपए था, और वहां से गिर के ये कुछ 900-950 के आसपास आ गया था। मुझे याद है वहां से भी लोग सोच रहे थे कि ये स्टॉक 700-750 हो जाएगा, लेकिन वहां से वो 10x होके 900 से कुछ 9,000 पे चला गया था, और लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये हो रहा है। क्योंकि जब ये वापस 3,000-4,000 पे गया था तो हमने इंस्टीट्यूशनल सेलिंग भी देखी थी, हालांकि फ्रेश इन्वेस्टर्स आए थे। तो आई थिंक जैसे आपने कहा कि समटाइम्स एनेक्डोटल एविडेंस इज नॉट अ बैड वे टू गो। आप थिएटर में जाते हैं, थिएटर्स फुल लग रहे हैं, आपको पता है कि चीजें अच्छी होंगी, आप PVR आइनॉक्स पैसा लगा सकते हैं। आप अगर आप सुपरमार्केट जा रहे हैं, आपको दिख रहा है कि कौन से प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, लीवर के, नेस्ले के, और एक डेमोग्राफिक आप अपने अंदाजे से लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी थॉट प्रोसेस एक है तो इट इज वेरी क्लियर कि आपके कोई 100,000 जैसे जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो भी ऐसे ही सोचते होंगे इन एवरी डिफरेंट सिटी। सो समटाइम्स एनेक्डोटल एविडेंस इज इनफ, यू डोंट रियली नीड टू डू अ डीप डाइव, और कभी कभी इंस्टिंक्ट काम आ जाते हैं। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिसर्च कंपनीज, क्योंकि आपको साइकिल स्टडी करना बहुत जरूरी होता है कि एक कंपनी अलग अलग साइकिल्स में कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो अगर आपके पास ये, अगर आपका पेशा है तो आप एनुअल रिपोर्ट्स पढ़िए, कॉन्फ्रेंस कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़िए, और अगर आपका ये पेशा नहीं है तो देन आई वुड ऑलवेज से दैट ट्रस्ट द पीपल हु आर डूइंग दिस फॉर अ लिविंग, देन यू ट्रस्ट द फंड मैनेजर्स who are doing this day in and day out. So
common sense works, research works, but sometimes I think anecdotal, evidence and instincts can also give you very good money making ideas, जो कभी-कभी हम ज्यादा अगर रिसर्च में घुस जाते हैं, वो कभी-कभी मिस हो जाते हैं. तो दोनों फिलॉसफीज काम आते हैं. राहुल द्रविड़ टेस्ट मैचेस भी खेलते थे और करियर के एंड में वनडेज में भी करते थे और विकेट कीपिंग भी करते थे. तो आई थिंक देयर इज अ प्लेस फॉर एवरी अप्रोच इन द मार्केट. इट्स जस्ट अबाउट व्हाट वर्क्स फॉर यू. बिल्कुल सही बात है. और एक ऐसा एग्जांपल मुझे भी याद आ रहा है कि जब आपको याद होगा, आप लोगों को नेस्ले के साथ कांड हुआ था, मैगी वाला, कि बाराबंकी किसी फूड इंस्पेक्टर ने पकड़ लिया कि इसमें बहुत लेड है और स्टॉक की धुलाई हो गई एकदम. वो बेचारा आधा हो गया, 54-55 तक आ गया था और सबको लग रहा था कि अरे अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा ये. तब मुझे लगता था कि क्या है, एक इशू है, वो सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद स्टॉक में रिटर्न आएगा, बढ़िया आएगा. और देखिए वो स्टॉक 20,000 का. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ राहुल जी से, कि एक डीप रिसर्च आपको सिक्लिकल नॉलेज देती है कि कैसे साइकिल्स बनते हैं बिजनेसेस के, और वहीं पे आपको कॉमन सेंस से लगता है कि यार क्या बकवास वाली बात पे पूरे स्टॉक की धुलाई कर डाली. ऐसा थोड़ी कि उस लेड की वजह से कंपनी बंद हो जाएगी. तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए. लेकिन प्रकाश सर देखिए, ये सब कहानियाँ हैं, है ना. बजाज फाइनेंस 7 रुपए का था, वो 1000 गुना चल गया. ये सब हम लोग बाद में सुनते जब हो जाती है. मैं आप लोगों से, क्योंकि आप लोग इतने सीजन लोग हैं ना, कि जैसे 100x वाला स्टॉक ढूंढना है, 200x वाला स्टॉक ढूंढना है, तो वो हमको नहीं पता कौन सा बनेगा. आप किसी को नहीं पता, ना कोई प्रेडिक्शन ज्योतिषी नहीं है कोई. लेकिन वो जो माइंडसेट होना चाहिए कि हमको एक बहुत ही बढ़िया कंपाउंडर ढूंढना, वो माइंडसेट आप मेरे को, दर्शकों को सिखाइए. 100x वाला स्टॉक कैसे ढूंढे? नहीं, इतनी जल्दी सिखा देंगे तो फिर हमारी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. बट ऑन अ सीरियस नोट, इसमें गणित आपका साथ देता है. गणित बहुत, तर्क और गणित से अगर आप करें तो इसमें कोई ऑफ कोर्स लक फैक्टर है कि आप सही राह पे चले, कि आपको ढूंढने में आसानी हो या सही सेक्टर चुने, या वो सब है. मैं ये समझा रहा हूँ कि देखिए, तो स्टॉक के प्राइस में 50x या 100x होने में, या कोई भी लेवल पे आने के लिए 2 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना. तो वो क्या है, एक है ईपीएस और दूसरा है पी मल्टीपल. ये हम लोग सब जानते हैं, बहुत मतलब आसान तरीके से समझते हैं कि ईपीएस इंटू पी मल्टीपल यानी आपका स्टॉक प्राइस जो आ गया. तो स्टॉक प्राइस जो आना है उसमें पीई मल्टीपल वो एक मार्केट ड्रिवन फैक्टर है. मार्केट में मोमेंटम है, मार्केट में किस टाइप की डिमांड है, मार्केट का मूड माहौल कैसा है, तो पीई वहां से फ्लक्चुएट होता है, रोज रोज चेंज हो सकता है. लेकिन जो ईपीएस है कंपनी का, जो अर्निंग है, जो कंपनी क्या कमाती है और क्या रिटेन करती है, वो आपके लिए बहुत क्लियर कट एक ठोस आंकड़ा है. हमारी चेष्टा ये होनी चाहिए कि हम ऐसा बिजनेस चुने, ऐसी कंपनी चुने नीरज भाई, जिसकी ईपीएस ग्रोथ आपको कई हद तक प्रिडिक्टेबल या फोरकास्टेबल रह सकती है. अब वो कैसे होती है, उसके लिए आपको उस इंडस्ट्री को समझना है, उसमें से इस कंपनी का कितना श्रेय है, कितना मार्केट शेयर है, वो समझना है. और वो इंडस्ट्री की ग्रोथ को जब आप एक्स्ट्रापोलेट करते हैं और इस कंपनी के मार्केट शेयर को विद इन दैट इंडस्ट्री करते हैं, तो आपको रेवेन्यू और फिर उसके बाद खर्चे और उसके बाद मार्जिन, ये सब करते करते एक ईपीएस का अंदाजा लगना शुरू हो जाता है. तो ज्यादातर मेहनत जो हम लोग की होती है वो इस टाइप की होती है कि इस कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ अगले 5 साल में कैसी है, अगले 10 साल में कैसी है, विजिबिलिटी है कि नहीं, कितनी एक्यूरेसी से हो सकती है. जैसे अगर मेरे को लगता है कि 100 रुपए बढ़ जाएगी ये 5 साल में, अर्निंग आज 10 है, ये 100 हो जाएगी, 10 गुनी हो जाएगी, तो उसमें एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल आता है कि नहीं, मुझे लगता है ये 50-50 है, तो उसको 50 रुपए गिनी जाएगी. सो आप मैथमेटिकली धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस करेंगे, अपना थोड़ा कागज और पेंसिल बिगाड़ेंगे, तब आपको ये समझ आना शुरू हो जाएगा कि अर्निंग्स को आपने जैसे समझ लिया, जिस प्रकार की स्ट्रेंथ आपको अर्निंग्स में आनी चाहिए और उसको ट्रैक करना आना चाहिए, भाव तो कभी ना कभी आ ही जाएगा, है ना. तो हम लोग एक्चुअली भाव देखते ही नहीं है. मतलब मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर से अगर कुछ चीज लेता हूं तो सबसे पहली नजर रहती है क्वार्टरली अर्निंग्स पे. और ये आजकल अर्निंग सीजन जैसे चल रहा है, तो रोज इतनी कंपनियों के अर्निंग्स वो डिक्लेयर हो रही है, क्वार्टरली अर्निंग्स डिक्लेयर हो रही है, तो उस पर नजर रखनी है कि भाई आपने जो कंपनी चुनी है उसमें जो आपकी जो अपेक्षा थी कि इस टाइप का ग्रोथ का अनुमान लगाया था, वो आंकलन किया था, वो हो रहा है कि अगर वो हो रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बने रहिए. जैसे राहुल द्रविड़ का जिक्र इन्होंने किया है, राहुल द्रविड़ की क्या थी कि उनको बोला जाता था द वॉल.
तो हम तो अर्निंग्स वाली कंपनी ढूंढ रहे हैं जो डगमगाए नहीं, जो सीजनैलिटी में फंस ना जाए, जो मार्केट कंपटीशन में दब ना जाए। तो वो कैसे मुश्किलों का सामना करके अर्निंग्स अपनी कायम रखती है, कहीं ना कहीं 2 साल 3 साल 4 साल बाद मार्केट उसको रिकॉग्नाइज करेगा। तो अगर आप भाव ना देखें शेयर का, लेकिन कंपनी की अर्निंग्स के फोकस रखें, और उसके लिए 3 महीने की वेट भी नहीं करनी होती। आपको करना क्या है, चैनल चेक करना है, आपको उसके प्रोडक्ट्स आजमाने हैं। जब भी आप दूर जाएं, कहीं घूमने फिरने जाएं, तो उसके प्रोडक्ट्स अगर अवेलेबल हैं तो आप वो उनको टटोल के देखिए कैसा माहौल है, डीलर से बात करिए, दुकानदार से बात करिए, दूसरे खरीदारों से बात करिए। सो ये सब चीजें करने से आपको जो समझ अर्निंग की आएगी ना, तो मार्केट का हमारे कहावत है कि मार्केट्स आर स्लेव टू अर्निंग्स। सो गुलामी तो अर्निंग्स की ही है। पी मल्टीपल तो मार्केट बाद में देता है, और वो तो माहौल से आती है चीज, तो उसके ऊपर हमारा कोई काबू है नहीं। कंपनी का काबू अर्निंग्स पे है, और हमारा काबू कंपनीज की अर्निंग्स को ट्रैक करने पे। सिर्फ ये चीज समझनी है, तो आपका रडार पे जो चीजें हैं वो शिफ्ट हो जाती है। पी मल्टीपल तो हम लोग गिनते ही नहीं है। आज 17 का पी, अब आईटी कंपनीज 6 महीने पहले, नीरज भाई आपको पता होगा, 30-35 के पी पे चल रही थी, आज 16 पे हो गई है। और बेचारी की कंपनी की अर्निंग्स खराब नहीं हुई है, कंपनी की अर्निंग्स तो अभी भी ग्रो हो रही है। मार कहां पड़ गया है कि भाई अब मार्केट देना नहीं चाहता पी मल्टीपल। तो जो फैंसी है वो उतार चढ़ाव हो सकता है। अर्निंग्स ग्रोथ इज अ वेरी सॉलिड थिंग, और उसके लिए जितनी आप समझ बढ़ा सकें, जितने, और इस वजह से एक सुराग में दे दूं, शुरुआत कीजिए उस सेक्टर से जिसमें आपको सबसे ज्यादा समझ है। चाहे आप उसमें नौकरी करते हो या आप उसमें कोई व्यवसायी तौर पे कुछ काम करते हो, जिस सेक्टर में आपको समझ है उसी सेक्टर की कंपनी को चुनिए, उसमें से ढूंढिए कि अर्निंग्स किसकी आपको समझ आती है, और बस उसी के साथ लगे जी। एक तो ये सर्वज्ञ बनने की, सर्वज्ञानी बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, है ना? नहीं, बिल्कुल। सब कुछ क्यों पढ़ना भाई? बिल्कुल। आपको एक सेक्टर अच्छा लगता है, एक थीम अच्छी लगती है, उसको पढ़िए। उसमें 50 सैकड़ों कंपनियां हैं, अच्छी भी हैं और छोटी बड़ी सब हैं, तो आप जो चाहे वो ढूंढ लें, तो ये करना चाहिए। अच्छा, एक और बड़ा क्वेश्चन है जो लोगों के दिमाग में आता है जी। अभय जी, अनुराग जी, आपसे भी सवाल, मेरा ये सेम सवाल होगा। कुछ लोग कहते हैं कि मार्केट को टाइम मत करो, ले लो और आराम से गोल्फ खेलो, क्या जरूरत रोज रोज मार्केट को देखने की। लेकिन रिटर्न मैक्सिमाइज करने के लिए टाइम करना पड़ेगा आपको। मतलब कि जैसे ट्रेडिंग विद इन पोर्टफोलियो, है ना, आपने एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाया है, लेकिन बीच बीच में उसमें ट्रेडिंग करना चाहिए पोर्टफोलियो में। ऐसा क्या पॉसिबल है क्या? नीरज जी, इस पे काफ़ी रिसर्च हो चुकी है इस बात पे कि टाइमिंग इन द मार्केट से क्या फ़ायदा होता है, इंक्रीमेंटल रिटर्न क्या आप जनरेट कर सकते हैं। तो यूएस काफ़ी डीप मार्केट है, तो वहाँ पे रिसर्च हुआ कि पिछले 30-40 साल का डेटा देखें कि जिस दिन मार्केट गिरा उसके एक दिन पहले आपने अगर बेच दिया होता, और जिस दिन मार्केट बढ़ा उसके एक दिन पहले अगर आपने ले लिया होता, मतलब बेस्ट ट्रेडिंग है उसमें, उसके और कोई गुंजाइश नहीं है कि आपको एक दिन पहले से ही मालूम है अगले दिन, तो आप कितना इंक्रीमेंटल रिटर्न जनरेट कर लेते। और उससे ये पता चला कि ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे, क्योंकि जो एक्टिविटी जो है, जो रिटर्न एक्चुअली बनती है, वो लेस देन 5% डेज में बनती है मार्केट में। और अगर आपने वो मिस कर दिए, क्योंकि आप सबसे अच्छे दिन और सबसे बुरे दिन कम, बहुत कम, थोड़े से होते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए, और तो ज़्यादा एक्टिविटी जो है उसको हम कहते हैं एक्टिविटी इज़ अ एनिमी ऑफ रिटर्न्स, कि मतलब आप ज़्यादा एक्टिव ट्रेडिंग करें। मैं फिर भी ये नहीं कहता कि आप पूरा पोर्टफोलियो ऐसा करें, मतलब ठीक है आप एलोकेट करें 80%, 70% मेरा पोर्टफोलियो ऐसा है जो मेरा कोर पोर्टफोलियो है जिसको मैं रखूंगा, 20% ऐसा है जो सैटेलाइट है, जो थीमेटिक है, जो अभी मेरे को लग रहा है रिटर्न आएगी उसमें मैं इन्वेस्ट करूंगा, उसको मैं थोड़ा 6 महीने में टैक्टिकली साल भर में ट्रेड करता रहूंगा, और फिर 10% ऐसा है जो मेरा एक्टिव ट्रेडिंग वाला पोर्टफोलियो है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पूरा पोर्टफोलियो ही ट्रेड करें, आप उसको एलोकेशन को, अपना जो इक्विटी का एलोकेशन है उसको इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि उसमें थोड़ा एक्टिव आप क्रिएट कर ले अल्फा जनरेट करने के लिए। और वो करते हैं लोग, मैंने देखा है काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वॉल्व है मार्केट में, बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, पर बड़ी डिसिप्लिन से करते हैं। कोर पोर्टफोलियो अपना कुछ भी हो जाए उसको टच नहीं करते हैं। वो हाई स्किल्ड लोग होने चाहिए, हाई स्किल्ड होने चाहिए। और पर ट्रेडिंग लो स्किल्ड का काम भी नहीं है, नुकसान ही होगा फिर उसमें, फिर आप मतलब मार्केट ही डरा डरा के आपका नुकसान कर देगा। डीप मार्केट की तरफ चलते हैं अनुराग जी की तरफ। अनुराग जी बहुत ही डीप और बड़ा मदर ऑफ ऑल मार्केट, ये सब टर्म हम लोग यूज करते हैं इसके लिए। टाइम करते हैं आप लोग क्या, पोर्टफोलियो ट्रेडिंग करते हैं क्या? मैं तो 100% मार्केट टाइमर हूँ। आई एम जस्ट सेइंग इट ऑन ऑल द टाइम, बिकॉज देखिए अगर आप म्यूचुअल फंड रन कर रहे हैं तो फिर आप हमेशा ये बातें कहना अच्छा लगता है, बिकॉज आपके पास
बिलियंस में फंड्स हैं, आप उनको टाइम नहीं कर सकते। देखिए बफेट साहब भी टाइमिंग नहीं करते हैं, बट उन्होंने अपने न्यूज़लेटर्स में कहा हुआ है कि देखिए आई विश 2000 का क्रैश उनको आता दिख रहा था, बट उन्होंने कहा कि देखिए इतने बड़े साइजेबल पोर्टफोलियो पे उसको टाइम करना, कैश निकाल लेना समय पे, ऑल्दो मैं देख रहा था कि क्रैश आने वाला है, मैं नहीं निकाल पाया। इट वाज इन रेट्रोस्पेक्ट इट वाज अ मिस्टेक, बट यू टू अंडरस्टैंड के बिलियंस के पोर्टफोलियो में ये नहीं हो सकता। अल्टीमेटली जो मार्केट के साथ गुजरेगी वो आपके साथ भी गुजरेगी। अगर आपका छोटा पोर्टफोलियो है नीरज जी, टाइमिंग करना चाहिए। और देखिए इसका एक उदाहरण देता हूं। अगर हम कहते हैं कि देखिए अभी सारे ईटीएफ्स तो देखिए इंडेक्स को फॉलो करते हैं, बट जो भी एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैं दे आर पार्किंग देयर फंड्स इन हेल्थ केयर, यूटिलिटीज एंड कंज्यूमर स्टेपल्स, क्योंकि इनकी अर्निंग्स रिसेशन में भी स्टेबल रहती है और इनकी अर्निंग्स अभी इनका मल्टीपल्स काफी हाई पहुंच चुके हैं। ये क्या है? ये टाइमिंग है। बिकॉज अगर आप एक सेक्टर से निकाल के दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं तो इन अ वे आप टाइमिंग ही कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपका फंड अलाउ करता है टाइम करना और आपको रिसर्च और कन्विक्शन है, तो देखिए उसी बात के तो फिर पैसे मिलते हैं। लेकिन अगर आपका फंड अलाउ ही नहीं करता तो फिर तो आपको इन्वेस्टेड रहना है, तो फिर ये स्टोरीज तो ठीक है। तो आई थिंक एक तो स्केल मैटर करता है। छोटे इन्वेस्टर के लिए मैं नहीं कहूंगा कि वो करें, लेकिन टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। एक और रीजन है नीरज जी इसके पीछे, और इस पर मैं राहुल से एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ नीरज जी, एक छोटा सा, विच इज वो राहुल की बात ठीक है। देखिए पीटर लिंच ने एक जमाने में 90s में किताब लिखी और उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो मॉल्स में जाता था और मैं ऑब्जर्व करता था क्या बिक रहा है, और तब तक मैं कंपनीज में स्टेक एक्वायर करता था इससे पहले कि म्यूचुअल फंड्स आकर के उसको खरीदे, और मैंने उस पर फिर 20 साल तक बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाए। आई थिंक कुछ ऐसी स्टोरी इंडिया में अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो पेज इंडस्ट्रीज एंड ऑल कुछ वही स्टोरीज है, राइट, वेयर यू सॉ एक ब्रांड बना, लॉन्च हुआ, मिडिल क्लास में एक्सपैंड किया और आई थिंक बड़ी स्टोरी बनी। बट आई थिंक सिनेरियो चेंज होता है। अब आज का इन्वेस्टर बोलता है देखिए मैंने वही किया, मार्केट में गया, मैंने देखा पेटीएम चल रहा है, जोमेटो चल रहा है, नाइका चल रहा है, मैंने खरीदा, इट डिडंट वर्क। तो स्टोरीज चेंज होती है। आज की मॉनेटरी पॉलिसी में ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स जिस तरह से इकोनॉमी के साथ फ्लिप फ्लॉप, और इसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं यू नो दिस काइनेशियन इकोनॉमिक्स, कि रिसेशन आता नहीं है कि रेट लो करके मनी पंप कर देते हैं, बॉन्ड बाइंग खरीद कर लेते हैं, और मार्केट में आर्टिफिशियली बॉन्ड्स के प्राइसेस को पिछले 20 साल से मैनेज किया जा रहा है। ऐसे में नीरज जी अगर टाइमिंग नहीं करेंगे तो वो रिटर्न्स तो नहीं बनेंगे। देखिए अब आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, बट देखिए अगर बाहर आंधी की फोरकास्ट होता है तो आप अपने घर में रहते हैं। और आई थिंक कुछ हद तक मार्केट टाइमिंग में भी अगर आप देख रहे हैं कि हेडविंड्स आ रहे हैं, स्टे ऑन कैश, आई बीन ऑन 60% कैश, अब मैंने डिप्लॉय करना शुरू किया है और 10% और डाला है, सो नाउ आई एम लाइक 50-50। बट अगर ये ना करता तो पोर्टफोलियो फिर अभी इस समय आप बुलिश हो गए क्या? अब आप मतलब तो अभी 10% बढ़ा दिया? बिल्कुल हाँ। तो अभी पिछला 10% डाल दिया, नाउ आई एम 50-50, बट आई थिंक आई एम ओके डिप्लॉइंग विद इन दिस रेंज अनदर 30% आल्सो, एंड आई विल जस्ट कीप लास्ट 20%। अब इसके बाद नीरज जी 10% गिर भी जाता है, बट आई एम स्टिल बेटर ऑफ देन पीपल हु हैव ऑलरेडी लॉस्ट 30-40% बाय नाउ, राइट। तो टाइमिंग करना जरूरी है। लेकिन देखिए ओके, इस पर हम आते हैं, हमारे जो लिसनर्स हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। मैं उस बात को दोबारा टच करना चाहता हूं। देखिए 15% रिटर्न में क्या होता है, आपकी इकोनॉमी का इन्फ्लेशन 6 to 7% इंडिया में रहने वाला है, अबाउट 6% भी लगाएं तो कंपनीज को अबाउट 9, और जीडीपी ग्रोथ अगर 6-7% रहती है तो 14% आपको यहीं पे पहुंच जाते हैं। कंपनी इसको थोड़ा भी अगर अपनी एफिशिएंसी से 3% बीट कर देती है तो 15% कैगर रिटर्न वाली कंपनीज इंडिया में ढूंढना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आप सब म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियोज देखें, 4-5 म्यूचुअल फंड्स और पीएमएसएस हैं, उनके पोर्टफोलियोज देखें, टॉप प्लेयर अबाउट 75% ऑफ द मनी इज वेरी स्टेबल इन सम ऑफ द बिगर प्लेयर्स, जो इंडिया की टॉप 15-20 वेल्थ क्रिएशन स्टडीज हैं, वेल्थ क्रिएशन वाली कंपनीज हैं, स्टेबल कैगर देती हैं, मार्केट लीडर्स हैं। यूएस मार्केट ये प्रूव करता है कि 90s में जो लीडर बना था वो आज भी लीडर चल रहा है, राइट। तो आप उन पे स्टिक करिए। अगर 70% पोर्टफोलियो वहां 15% पे लगा हुआ है और आप अपना तमाम कैश को कंसोलिडेट करके उधर ही लगा रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी, तो फिर आसान स्टोरी है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। बहुत ज्यादा उसमें उनको दे डोंट नीड टू लूज देयर स्लीप। नीरज जी, हम लोग क्या है ना अनुराग जी, फिल्मों से बहुत प्रभावित होते हैं। ये दिल मांगे मोर, ये जिंदगी न मिलेगी दोबारा, जल्दी चाहिए अपने को सब कुछ, अभी इतना टाइम नहीं है, 25-30-40 साल वेट करें, जल्दी जल्दी चाहिए अपने को सर, बड़ा चाहिए सब। पे उस पे बात करते हैं कि अगर आपके पास 10-15 साल है तो फिर करना क्या है।
करना। अच्छा, एक बहुत छोटा जवाब आपसे चाहिए अनुराग जी, फिर मैं राहुल जी के पास जाता हूँ। ये आपके वॉरेन बुफे साहब ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम में क्यों इतना बुलिश है भाई, खरीदे जा रहे हैं, उनको क्या ऐसा पता लग गया तेल के बारे में? हाँ, तो नीरज जी देखिए, छोटी सी स्टोरी ये है कि यूएस में रिफाइनिंग कैपेसिटी कॉन्स्टेंटली फॉल हो रही है। 2019 में जितना रिफाइन करता था यूएस ऑयल, आज रिफाइनिंग कैपेसिटी उसकी 20% ड्रॉप हो चुकी है, ऑलरेडी 80% है। और वो ये ऐसी नहीं है कि ये जो प्लांट्स हैं वो 30-40 साल के व्यू से लगते हैं और उनको अब दोबारा कोई लगाने की इच्छा नहीं रख रहा, बिकॉज अगेन सबको रिटर्न ऑफ कैपिटल चाहिए, कोई नए प्लांट लगा के किसी को पब्लिक वेलफेयर तो करना नहीं है। तो द स्टोरी नीरज जी वही है कि रिफाइनिंग कैपेसिटी लो होने से और ग्लोबली दिस काइंड ऑफ रिटर्न ऑफ द कोल्ड वॉर, ये ऑयल वॉर और ज्यादा स्ट्रिंजेंट होंगे और इस पर whichever company is able to produce efficiently more oil and supply to US market, वो एक कैश क्रिएटर हो सकता है। तो बफेट साहब तो 10 साल की स्टोरीज खरीदते हैं, मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज नहीं है कि मुझे लगता है कि उन कंपनीज में काफी कैश क्रिएट होगा। पिछला डिकेड एनर्जी का डिकेड नहीं था और ये वाली डिकेड एनर्जी की डिकेड हो सकती है, पॉसिबिलिटीज काफी हाई है। आई एग्री। नहीं, बफेट साहब ना बहुत ऐसे नहीं, उनको लोग गॉड ऑफ मार्केट कहते हैं। उन्होंने देखा कि ESG वाले की धज्जियां उड़ गई हैं, US, चाइना, यूरोप, इवन इंडिया। अभी किसके पास ESG कंप्लायंस के समय कोयले की देखिए दाम 3-4 गुना हो चुके हैं। सबको लग रहा है कि पहले इधर ये संकट से निपटो, ESG बाद में देखा जाएगा। तो उन्होंने जब ऑक्सीडेंटल खरीदना शुरू किया तो मैं तब से उनको फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि ऑयल मेरा सेक्टर है। गजब, मतलब उन्होंने क्या बेट ली है और उसमें उनको एक तरफ एप्पल है उनके पास और दूसरी तरफ आप देखिए ना, एक मतलब टेक्नोलॉजी और एक तरफ प्योर ग्रीन, बिल्कुल, और एक एकदम काला गंदा कार्बन। ये होता है कॉमन सेंस। इन्वेस्टर को ये दिमाग में जरूर रखना चाहिए। अच्छा, मैंने इस सारी चर्चाओं को प्रतीक के तौर पे, सिंबल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश की, जिससे कि आप इस वक्त की जो परिस्थिति बाजार में चल रही है ना, कि तरह तरह की समस्याएं हैं, डॉलर रुपी का संबंध, यूरोप का, अमेरिका का, सऊदी अरब का तेल का, ये सब इसलिए आपको हमने प्रतीक के जरिए समझाया कि मार्केट को कैसे टाइम करना, नहीं करना, किस तरह के रिटर्न मिलते हैं और किस स्टोरी को कैसे प्ले करना है। रादर कि आपको मैं बिल्कुल स्पेसिफिक जाके डॉलर और रुपए के कंसर्न समझाता, इस जरिए हमने आपको समझाया। अब मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक से लौट के आएंगे तो फिर प्लान ऑफ एक्शन पे काम होगा, आइडियाज़ पे होगा, थीम पे होगा, क्या चीज़ आपको बहुत अपील कर रही है इसमें। तो जो हमारे गुरुज लोग हैं ना, ये आजकल क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सी एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन, 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल। 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका निवेश कलश में, समृद्धि के मंत्र में और वेल्थ क्रिएशन के इस खास शो में, आवाज अड्डा में। हमने ब्रेक से पहले मार्केट और निवेश के तरीके, कॉमन सेंस, रिसर्च, कितना रिटर्न मिलना चाहिए, सब पे बहुत विस्तार से बात की और आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा कि मार्केट को कैसे प्ले करना चाहिए। अब थोड़ा प्लान ऑफ एक्शन में आते हैं, वरना लोग कहते हैं यार इतने देर से आप लोग ज्ञान की चर्चा करते रहते हैं। आइडियाज़, थीम बताइए आप कि क्या आप पढ़ रहे हैं। तो राहुल जी आप बताइए कि
इस वक्त आपके दिमाग में टॉप ऑफ द माइंड में कौन सी थीम चलती है, कौन से आइडियाज़ चलते हैं कि ये निवेश के लिए बेटर स्टॉक हो सकता है, बेटर थीम हो सकती है, यहाँ पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए? देखिए नीरज जी, अगर एक टॉप डाउन व्यू लिया जाए तो ये तो लाजमी है कि जो 2023 है दुनिया में एक स्लो डाउन स्लैश रिसेशन तो होगा ही होगा, क्योंकि जिस तरह से रेट इंक्रीजेस हुए हैं वो पूरी तरह से इकोनॉमिकली अब्जॉर्ब हुए नहीं है। तो अगर हम इंडिया की बात करें, जो हमारा ट्रेडिशनल जीडीपी का फॉर्मूला है C+I+G+X-M, मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट्स पे एक सवालिया निशान है, क्योंकि ग्लोबली एक स्लो डाउन या रिसेशन होगा, जैसे मैंने कहा। दूसरी बात यह है कि यूरोप में कमोडिटी प्राइसेस दोबारा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी विंटर की बात हो रही है, पावर शॉर्टेजेस की, और ऊपर से आपकी करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है। तो मेरे हिसाब से वो एक्स और एम तो आपके हाथ में नहीं है। बचे आप कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग की जब मैं बात करता हूं, तो अगर हम कंजम्पशन को भी देखें नीरज जी, तो 12 से 15 महीने थे जहां पे कोई स्पेंडिंग हुई नहीं थी कोविड की वजह से, और स्टॉक मार्केट में भी बहुत पैसा बन चुका है पिछले 18 महीने में। तो एक वेल्थ इफेक्ट जरूर आ गया था जो आपको कंजम्पशन में दिखा है, स्पेशली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इन इंडिया। आई एम नॉट श्योर वेदर दैट विल एंडलेसली सस्टेन गोइंग इनटू द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। बचा है जी और आई, ये दो इंटरेस्टिंग सेक्टर्स बन सकते हैं नीरज जी, क्योंकि जो अगला साल होगा, हालांकि स्लो डाउन का ईयर होगा, लेकिन जनरल इलेक्शन से एक साल पहले का समय है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग काफी हाई हो सकती है। तो इंडिया में आई थिंक सेक्टर्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सीमेंट कैन डू एक्सट्रीमली वेल नेक्स्ट ईयर। When you talk about private sector, I think it's probably best to be a little defensive. मैं फार्मा पे थोड़ा ज्यादा मेरा झुकाव रहेगा, एंड अगेन मोर डोमेस्टिक फार्मा, क्योंकि यूएस में हम देख रहे हैं कि प्राइस इरोजन काफी हो रही है। यूएस एफडीए के इश्यूज अभी भी काफी सारे बड़े प्लांट्स पे लगे हुए हैं। तो आई वुड स्टिल बी टिल्टेड मोर टुवर्ड्स डोमेस्टिक फार्मा, so that would probably be my number 1 pick. Cement would probably be number 2. अगर आप स्टॉक चाहते हैं तो मैं बता सकता हूं। आई थिंक अगर आप फार्मा में देख रहे हैं तो आई थिंक समथिंग लाइक अ सिप्ला सीमेंट, समथिंग लाइक एन अल्ट्राटेक। मुझे अभी भी लगता है कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग ठीक तरह से हुई और इसका सेकंड और थर्ड ऑर्डर इंपैक्ट रूरल इनकम्स पे आ गया, तो कंज्यूमर स्टेपल्स और बॉटम ऑफ द पिरामिड ऑटो पे जरूर इसका एक फायदा हो सकता है। टू व्हीलर्स पे नेम्स लाइक हीरो, कंज्यूमर स्टेपल्स की चर्चा पहले हो रही थी, नेम्स लाइक ब्रिटानिया, डाबर। तो आई थिंक इन पे थोड़ा ज्यादा फोकस रहेगा। तो मुझे लगता है कि अगले 12 से 15 महीने पे यहाँ पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, और यहाँ पे ज्यादा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटीज रेस्ट ऑफ द मार्केट के मुकाबले मुझे लगता है ज्यादा होंगी। सीमेंट में आपको क्या अच्छा लगता है, बड़ी वाली, छोटी वाली या रीजनल प्लेयर? देखिए नीरज जी, अक्रॉस द बोर्ड लार्ज कैप में आई थिंक इस वक्त सबसे बेहतरीन वैल्यूएशन पिक मुझे आई थिंक अल्ट्राटेक ही लगती है। अगर आप मिड कैप देखें, और आप रीजन वाइज भी स्टडी कर सकते हैं ऑब्वियसली, आई थिंक नोवोको एक अच्छी कंपनी है जहां पे हमें लगता है कि थोड़ा पैसा बन सकता है। और अगर आप छोटी कंपनियों में जाएं स्मॉल कैप में, तो आई थिंक जेके लक्ष्मी एक नाम है जो ध्यान में आता है। तो लार्ज कैप में आई वुड से अल्ट्राटेक, मिड कैप्स में नोवोको एंड स्मॉल कैप्स में जेके लक्ष्मी। ओके, तो ये कुछ नाम है जहाँ पे आइडियाज के तौर पे अच्छे लगते हैं। प्रकाश सर, आपको क्या, आप इसमें क्या पढ़ाई क्या कर रहे हैं आप आजकल? लंदन जो आप जाते रहते हैं बीच बीच में, वहां से क्या सीख के आते हैं, ये बताइए पहले। नहीं, लंदन में तो ये हाल हो गया है कि लंदन वालों को अब हिंदुस्तान से सीखना पड़ रहा है। तो लंदन जाना, लंदन से घूमने जा सकते हैं, कोई सीखने सिखाने का कोई मतलब नहीं बनता। वहां तो आप देखिए सरकार ही नहीं चल रही है, 45 दिन में प्राइम मिनिस्टर बदल रहे हैं। सरकार तो बस ठीक है, बट प्राइम मिनिस्टरशिप इतनी जल्दी चेंज हो रही है। सो ये जो मार्केट में माहौल है ना नील भाई, ये इतना जिसको कहते हैं ना कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। मतलब आज आपको इतना सब है, सब ग्रोथ दिख रही है, ये सब हो रहा है। जैसे राहुल ने बहुत बढ़िया तरीके से वो सारी इक्वेशन समझाई क्लासिकली, क्या हम फॉलो कर सकते हैं। बट जब आप ढूंढने जाते हैं तो आपको बिल्कुल वहां पे कुछ नहीं मिलता है, कि समझ ही नहीं आती कि यार ये सब चीजें तो बढ़ चुकी है, जो अच्छी है वो महंगी है, और जो सस्ती है वो डिजर्व करती है सस्ता रहने में, है ना। सो ये हमेशा एक रिटेल निवेशक के लिए दुविधाजनक चीज रही है। बट मेरे हिसाब से आप देखें, एज अ कंज्यूमर आप ये सोचिए कि आप किन चीजों पे खर्चने तैयार हैं, या किन चीजों पे आप पे सबसे ज्यादा चेष्टा है लेने की या बढ़ाने की अपने उसमें। और उस लिहाज से देखेंगे तो ये पैंडेमिक ने सबको सिखा दिया है
कि आप अपने लिए किराए के घर पे रहने की बजाय खुद का घर लीजिए, छोटा लीजिए, बहुत बड़ा ना हो, कहीं दूर दराज इलाके में भी बेशक हो, लेकिन घर अपना जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो स्टेबलाइजिंग इफेक्ट रहा था फर्स्ट वेव में और जो सेकंड वेव में इतना एक्यूट हो गया था, उससे बहुत एक सही लेसन आया। तो मुझे तो हाउसिंग पे इतनी ग्रोथ दिख रही है और ये 3-4 साल में सारा एनवायरनमेंट इतना चेंज हो गया है फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ जिसको कहते हैं ना गवर्नेंस स्टैंडर्ड, जो रेरा ने किया, डिमोनेटाइजेशन ने किया, और जो क्वालिटी ऑफ डिलीवरी अब आ रही है, जो एग्जीक्यूशन टाइम लगता है, मतलब एक कुछ लोगों ने प्रोजेक्ट्स में जहां बुकिंग की थी वो 1.5-2 साल में तो कंप्लीशन पे आ जाते हैं। सो इस टाइप की रफ्तार जो है इस सेक्टर की वो बहुत आगे चल के कायम रहेगी। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में मुझे सबसे वो लग रहा है, और हाल ही में आपने देखा है कि कई जगह हाउसिंग फाइनेंस में मैनेजमेंट चेंजेस हो रहे हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड का इंटरेस्ट आ रहा है, सरकार की जो कंपनीज थी उसमें प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। सो आई थिंक हाउसिंग फाइनेंस इज अ बिग बेट जो एज अ थीम, और हम लोग उस पर काफी काम कर रहे हैं आजकल, की पता चले कि इनमें से कौन सी कंपनी तो बहुत अच्छी सब दिखेगी, लेकिन कौन सी कंपनी पे ज्यादा कन्विक्शन आता है। सो आई थिंक दैट इज a good thing to look at इस पर्टिकुलर दिवाली के पर्व पे अगले 2-3 साल के व्यूज। रियल एस्टेट और हाउसिंग फाइनेंस ये एक बड़ी थीम है। जो ये बात बड़ी सही कही प्रकाश सर ने कि कोविड ने ना वो ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो थीम है भैया। बढ़िया घर एक ले लीजिए, एंजॉय करिए और वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं आप। तो इसकी वजह से प्रीमियम हाउस बहुत बिके, और ख़ासतौर पर मुंबई में जो लोग रहते हैं, राहुल रहते हैं, आप देखिए यहाँ 3, 4, 5 BHK ऐसा बिके हैं जैसे 1 BHK वाले बेचारे बिक ही नहीं पा रहे, वो बहुत बिक गए। तो ये एक चेंज है और इसी चेंज का फ़ायदा उठा के पैसे लोगों को बनाना चाहिए। अच्छा ये भैया आप क्या इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, नया आइडिया क्या सोचा? नीरज जी, इसमें इस टाइम हमको काफ़ी डेटा पॉइंट्स ऐसे मिल रहे हैं कि जो इंडिया में छोटे शहर हैं, और मैं टियर 2 को भी नहीं, मतलब आपका रायबरेली भी बड़ा हो गया, मैं कहता हूँ रायबरेली से भी छोटे शहर, रायबरेली के आसपास के रायबरेली छोटा शहर है। नहीं आप रहते हैं तो छोटा कैसे होगा पर उस तरह के, तो वो क्या है, अब डेटा पॉइंट जो आ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि वो शहर साइज में छोटे हैं पर एस्पिरेशन में छोटे नहीं है। राइट, क्योंकि ये तो सही है। इतना इंटरनेट की वजह से इतना उनको मालूम है कि मुंबई जैसे शहर में क्या खरीद रहे हैं यही नहीं मालूम, उनको मालूम है कि LA में क्या खरीद रहे हैं, उनको मालूम है लंदन में क्या ट्रेंड है, कोरिया में क्या ट्रेंड है। तो एस्पिरेशंस हैं लोगों के, और एस्पिरेशंस के साथ इनकम भी बढ़ी है। अब जैसे MSP है, क्रॉप्स की बढ़ गई, गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट डबल कर दी MSP पिछले 2-3 साल में, और प्लस मनरेगा की वजह से उनको और पैसे की कोई किल्लत नहीं है। तो उनका सबका एस्पिरेशन है कि हम खर्च करें, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करें। तो उसके लिए कंजम्पशन 2 तरीके से हो रहा है। एक तो डिजिटल, जैसे आपने थोड़े दिन पहले इंटरव्यू किया था एंजल वन के CEO का, उन्होंने आपको बताया कि जो नए एडिशन हो रहे हैं वो सारे टियर 2 टियर 3 सिटी से हो रहे हैं। उसका फ़ायदा हो रहा है CDSL कैम जैसी कंपनीज को भी, जो फाइनेंशियल सेक्टर को, तो वो डिजिटल एक्सेस है। पर उसके साथ ज़्यादातर प्रोडक्ट्स ऐसे जो आपको फिजिकल एक्सेस देना पड़ेगा उनको, कि आप घर आपको अच्छा बनाना है, फर्नीचर अच्छा बनाना है, नल अच्छे लगाने हैं, पेंट अच्छा करना है, होम इम्प्रूवमेंट है, बहुत बड़ी थीम है। और उसके लिए पर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। दूसरा मोबिलिटी, 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, तो बजाज ऑटो, TVS मोटर जैसी कंपनीज हैं, उनको अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना है, बड़ा करना है। तो मेरे हिसाब से अगले 5 साल में जो कंपनीज इन सिटीज़ को, छोटे शहरों को एक्सेस कर पाएंगे ढंग से और पूरे कमिटमेंट से, वो वैल्यू क्रिएट करेंगे, वो ग्रोथ दिखाएंगे। जो कंपनीज ये कहेंगे कि नहीं हम तो सिर्फ बड़े शहर में ही रहेंगे, वहाँ पे अच्छा मार्केट है, इस समय कौन जाए, बहुत छोटा मार्केट है, वो मुझे लगता है ग्रोथ उनका कम रहेगा कंपेयर टू अदर कंपनीज। और हम देख रहे हैं काफ़ी कंपनीज हैं जो पूरा फोकस कर रहे हैं टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज़ पे भी। तो मेरे हिसाब से ये बड़ी थीम है, और अगर इन्वेस्टर्स ये देखें कि कौन सी उनकी कंपनीज ऐसी हैं जिनका पूरा ध्यान है, एनुअल रिपोर्ट में बात कर रहे हैं, एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं कि हम छोटे शहर में जाएंगे, वहाँ पे हम डिमांड मीट करेंगे, वो कंपनीज अपना ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा बना लेंगे। बहुत पॉइंट है। कोई कंपनी भी है रेडलार में? जी बिल्कुल है। अभी जैसे APL अपोलो पाइप्स है, वो स्टील के पाइप्स बनाते हैं, उनकी एक सिस्टर कंपनी है अपोलो पाइप्स, वो प्लास्टिक के पाइप्स बनाते हैं, और वो स्पेस ऑलरेडी बहुत ग्रो हो रहा है। उसका एस्टिमेट है कि अगले 5 साल में 21% उसका CAGR रहेगा सिर्फ इंडस्ट्री का, और उसमें बड़े प्लेयर भी हैं, एस्ट्रल, सुप्रीम, और अपोलो पाइप्स जो है एक छोटा प्लेयर है, पर उसका फोकस है स्मॉलर सिटीज़ पे, जहाँ पे ये बड़े लोग अभी नहीं केटर कर रहे हैं। और आप देखें तो एक
हमने भी थोड़ा रिसर्च किया छोटे शहरों में, तो उसमें क्या प्लास्टिक के जो नल आते हैं वो टूट जाते हैं। अब ये कंपनी है वो अच्छी क्वालिटी का ब्रांडेड, ज़्यादा महंगा नहीं है, पर वो उनका रिक्वायरमेंट है कि भाई हम अच्छा नल लगाएं जो लीक ना हो, टूट ना जाए हर 3 महीने में। तो ऐसे प्रोडक्ट कैटेगरीज में बहुत डिमांड है, पर कंपनीज को मेहनत करनी पड़ेगी पहुंचने के लिए। एक बात है अभय जी और हमारे सारे दोस्त लोग जो भी देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा चेंज आपने बात नहीं, बहुत बड़ी बात दरअसल कि पहले हम लोग, मैं अपना उदाहरण देता हूँ, जब मैं पहले 10-15 साल पहले मुंबई जाता था, या इवन 8 साल पहले मुंबई से जब रायबरेली लखनऊ जाता था, तो यहाँ से कुछ मन करता था कि कुछ चीज़ें हम ले जाए अपने कलीग, अपने रिश्तेदारों के लिए, भाई भतीजों के लिए। अब मन नहीं करता है, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ मिलता है वो। आप क्या लेके जाओगे जो वहाँ नहीं मिलता? ऐसा कौन सा शोरूम है जो आपको वहाँ नहीं मिलेगा? तो ये रीच है उनकी, और टियर 2 टियर सिटीज़ में जितने ब्रांडेड स्टोर आप देखेंगे सब वहाँ पे हैं। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी थीम डेवलप हो रही है कि छोटे छोटे शहरों में भी ये सारी चीज़ें बिल्कुल अवेलेबल हो रही है। जो इसमें नेटवर्क बना ले गया, ये मेहनत करने का टाइम है, डिमांड है, दिख रही है, पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ पे पहुँचने की। आपको कैपिटल कमिटमेंट करना पड़ेगा अच्छा शोरूम बनाने का, क्योंकि वो लोग, उनको आप ये नहीं बोल सकते कि तुम छोटे शहर में हो तो तुमको मुंबई जैसा शोरूम नहीं बनाना। ना सर, आपको उससे अच्छा बना के देना पड़ेगा, उससे अच्छा, उससे बड़ा, उससे खूबसूरत, बिल्कुल एकदम जगमग टाइप का ना, और फिर सेल होगी आपकी, गारंटी सेल होती है। अच्छा अनुराग जी, आपने कहा था कि आपने 10% अपना एलोकेशन बढ़ा दिया है। अब मैं ये पूछने की हिमाकत नहीं कर सकते आपने क्या खरीदा है, आप चाहे तो बता सकते हैं कहाँ आपने 10% एडिशनल लगा दिए? सो नीरज जी, ये फाइनेंशियल्स में लगाया है यूएस में। तो देखिए इसका स्टोरी ये है, S&P ने करीब 3500 टच कर लिया था। मेरा बेंचमार्क था 3300 विच वाज बिफोर पेंडेमिक, प्लस रिसेशन में 33% मैक्सिमम फॉल होता है, विच इज फ्रॉम अ पीक 4850 S&P से 3300 करीब अबाउट 33% के आसपास वो बेंचमार्क मीट होता है। सेकंड इज रिसेशंस में अर्निंग 15x हो जाती है। S&P की अर्निंग्स अबाउट $220 या $210 भी लगाए तो 3200-3300 का लेवल बनता है। दैट वाज माय लेवल। However, I think ये नहीं भूलें कि प्री पेंडेमिक लेवल्स में जो 3300 सेंसेक्स S&P था, उस पे टेस्ला नहीं था, उसमें एप्पल ओवर वैल्यूड नहीं था, गूगल ओवर वैल्यूड नहीं था। 5-6% इनका अगर हटाए तो तकरीबन वो 3300 का लेवल हमारा आ गया था। आई डिसाइडेड टू बाय। उसमें भी फाइनेंशियल्स नीरज जी below book value है, most of them except JP Morgan, which is just about 1.2-1.3 book value. So they are very tempting levels, and I think the world is not going to end here, and that's what I do. Basically, तो मैंने financials का allocation kind of पूरा कर लिया है on that, and then gradually I'm moving. जी, इंडिया में कुछ लिया? जी वो नहीं, इंडिया में मैं आपको बताता हूँ। मैं, आपने जो मेरे से 25% वाला सवाल, वो जो सवाल पूछा ना एक, कि हमें जल्दी चाहिए, तो देखिए 25% के अगर करना है और 20 साल में 100x करना है, तो फिर आपको फिर वो करेज, कन्विक्शन, कैश, वो सारी स्टोरी आपको बिल्ड ऑन करनी पड़ेगी कि मेरा 80% वेल्थ मार्केट्स में ही रहे और वेस्ट ना हो। सेकेंडली, आई थिंक यू शुड डिवाइड योर होल बकेट इनटू 4 पार्ट्स। ब्रॉडली इंडिया में 25% आपको फाइनेंशियल्स में ही स्टिक करना है, 25% करीब टेक्नोलॉजी, बट उसको टाइम कीजिए। देखिए जब 40 का पीस चल रहे थे, मैं तब से कह रहा था कि टेक्नोलॉजीज मत खरीदिए, लेकिन अब पीस रीजनेबल पे आ रहे हैं, एक झटका और आने दीजिए रिसेशन मार्केट में, और टाइमिंग करके टेक्नोलॉजी भी खरीदिए। 25% शेयर वहां रहना चाहिए। कंपनीज वेल नोन है, बैंक्स में भी वेल नोन है। और तीसरा सेक्शन होना चाहिए नीरज जी डिस्क्रिशनरी का, विच इज देन उसमें आपके ऑटोज एंड ऑल आपके टाइटन्स एंड ऑल ऑफ दीज players, or even building materials and other things which are more discretionary, I think they can all come in. तो without any, और एक चौथा पोर्शन रखिए नीरज जी, उस पर वो है आपका your experimentation about getting more than 25% कैगर, अगर आप रिसर्च कर सकते हैं। तो ब्रॉडली आई थिंक ये सेक्टर्स हैं। एक लिमिटेशन जरूर कॉल आउट करूंगा, अनलाइक अदर एक्सपर्ट्स जो इंडिया में बेस्ड हैं, मेरा लेंस जो है, मैं वो उतना डीप व्यू इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में नहीं ले पाता हूँ, और इंफ्रा के बारे में, बिकॉज इसके लिए आपको ग्राउंड पे रहना, प्रमोटर से मिलना, डीलरशिप नेटवर्क से बात करना, और एक गॉसिप सेंस भी चाहिए होता है मार्केट का, जो नहीं मिलता है। इसीलिए तो मैं आई थिंक वी आर ऑलवेज वेरी, साल में एक चक्कर लगाइए इंडिया का। हाँ, ऐसा लग रहा है आपको नहीं, आप बताइए कहाँ घूमना है आपको। तो नीरज जी, मुझे लगता है मार्केट एक बार अच्छे लेवल्स पे आ जाए तो जरूरी है ये करना। तो आई थिंक ये ब्रॉडली नीरज जी, आई थिंक ये एक हाई लेवल व्यू है कि अगर बनाना ही है
और फिर देन यू गो लिटिल बिट ऑल इन, राइट? अगर आपने एक स्टोरी अच्छी पकड़ी है, और अगर आपका पोर्टफोलियो का 25%, देखिए मैंने हाईली कॉन्सेंट्रेटेड 10 स्टॉक्स पोर्टफोलियो भी चलाए हैं ऑन अ मिलियंस ऑफ डॉलर्स पोर्टफोलियो, तो आई थिंक अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका कन्विक्शन का कोई मतलब नहीं है, राइट? फिर तो आप एक म्यूचुअल फंड के 30 स्टॉक रखिए। इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये कि पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। पैसा कमाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अगर दिमाग शांत नहीं है तो फिर पैसा किसी काम का नहीं है। तो इस शो का मकसद ये था कि आप अपना पोर्टफोलियो ऐसा बिल्ड करें कि आपको बढ़िया रिटर्न मिले, वेल्दी बने आप, और पीस ऑफ माइंड रहे। मैं तो हमेशा अपने दिमाग में एक इमेजरी रखता हूँ कि साल में 4 बार खाली आपको मार्केट पढ़ना है, बैलेंस शीट देखना है जब क्वार्टरली रिजल्ट आए। बाकी टाइम में आप गोल्फ खेलिए, पिक्चर देखिए, नॉवेल पढ़िए, ओपन माइक में जाके कविताएं सुनाइए, एंजॉय द लाइफ। पैसा तो बनता ही रहेगा, आप लोग हैं ना बनवाने के लिए। तो हर साल हम ये कोशिश करते हैं कि वेल्थ क्रिएशन के आपको तरीके समझाए जाएं और रीइंस्टेट बार बार किया जाए। जो हमारे 4 गुरुज बैठे हैं, ये एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं। हमने वादा किया था कि 30-40 साल का अनुभव 30-35 मिनट में दिलवाएंगे आपको। अब इससे बड़ा और गिफ्ट में क्या दिलवा सकता हूँ आपको अपने गुरु से मार्केट के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत कुछ सीखने, समझने को, और बहुत सारे स्टॉक आइडियाज़ भी डिस्कस किए गए हैं, उन पे आप ध्यान देंगे। इंडिविजुअली कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, आप अपनी रिसर्च जरूर करें, अपनी पढ़ाई ज़रूर करें और अपनी एडवाइस लें, उसके बाद आप इन स्टॉक्स में चाहे तो निवेश भी कर सकते हैं। आप सबका सर बहुत बहुत शुक्रिया और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको।